अरे वहाँ आप छोड़िए, आप लखनऊ चले जाइए, 95% जूस बेचने वाला बहराइच का है। आप चिन्हट पे जाके खड़े हो जाइए, सुबह जी जितना लेबर आपका है उसका 30% लेबर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहराइच का है। ये जो मंदिर की चोरी हुई है, हर आदमी बैठा हुआ है गुस्साया हुआ। ये क्षेत्र में निकले भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कुर्ते फाड़ देगी जनता। जिस अयोध्या मॉडल पर ये बात कर रहे थे, जिस अयोध्या मॉडल पर ये देश, अयोध्या लूटते लूटते देश लूटने चले थे, उसी अयोध्या में भगवान राम ने इन्हें हरा दिया। अब पब्लिक ना समझ पावे, पब्लिक देर से समझे, तो भगवान क्या करे। यही नौजवान मोदी मोदी के नारे लगा रहा था 2014 में, अब आज इसी नौजवान को आप पीट रहे हो। आपके देश का नागरिक है, आपका बच्चा है वो, आप गार्जियन हो ना, आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के गार्जियन हो ना, सारे बच्चे आपके हुए, आप अपने बच्चों के ऊपर लाठी चलवा दोगे, गोले चलवा दोगे, उन्हें पिटवाओगे, आप अपनी बेटियों को पिटवाओगे, उनके कपड़े फड़वाओगे? नहीं, आप अभी छात्र राजनीति बोले, तो क्या छात्र राजनीति जब आप कर रहे थे तो ABVP जैसी कई भाई छात्र राजनीति संघ वो भी कराती है, तो उससे बिलोंग करते थे, उससे जुड़े थे? नहीं, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अच्छा, इंडिपेंडेंट जी, इंडिपेंडेंट। ABVP का उसमें कोई रोल नहीं? ABVP भी है, वो तो BJP की है। हमारे यहाँ पार्टी में भी समाजवादी छात्र सभा जी, लेकिन अब उस टाइम हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जी। कहाँ से पढ़ाई आपकी हुई? किसान महाविद्यालय KDC बहराइच। अच्छा, बहराइच। अरे तो मतलब क्षेत्रीय विद्यालय से। जी जी। एक सवाल है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गूंज रहा है जी, और लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब शंकराचार्य आपकी पार्टी के हो गए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, शंकराचार्य जी जितने भी मठों के हैं, 4 मठ हैं हमारे यहाँ सनातन धर्म में, चारों के अलग अलग शंकराचार्य हैं। उनके लिए पार्टी वगैरह बहुत छोटी बातें हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहुत छोटी बातें हैं जी। वो तो ज्योतिषा पीठ है जी। हम लोग तो भगवान का स्वरूप उन्हें मानते हैं जी जी, शंकर है ना, शंकराचार्य भगवान शंकर के अंश उनको मानते हैं। बिल्कुल। फिर पार्टी वगैरह उनके लिए कोई बात नहीं है, वो अपना जो उनका अपना निर्धारित वर्क है जी, जो धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप माने एक शंकराचार्य जी को कह दीजिए कि वो समाजवादी पार्टी के हो गए, तो क्या बाकी जितने बाबा, जितने शंकराचार्य 3 बच्चे वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं? उनका कोई ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती है, राजनीतिक चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने लिए कार्य करते हैं जो अब उनके धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सनातनी स्तर पर जो सनातन को मजबूत करे, जो उनके अपने वेद में, पुराण में, शास्त्रों में आता है, उस पर वो काम करते हैं। उनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसे लोग जो ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे शंकराचार्य लोगों पर, वो मूर्ख हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर उनका गविष्ठ यात्रा चल रही है इस वक्त, तो अगर एक बड़े स्तर पे देखा जाए, ठीक है, तो वो आपकी पार्टी के लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सत्य है कि वहाँ पर झंडा आपकी पार्टी का नहीं लगाया जाता है, लेकिन फिर भी वो अधिकतर आप कहीं भी, अब जितने हम वो कह रहे हैं कि 4 से 403 विधानसभा में हम गविष्ठ यात्रा कर रहे हैं, तो 403 विधानसभा अगर सर्वे किया जाए, फोटोज निकाले जाएँ, तो उसमें जाहिर सी बात है आपके पार्टी के। उसके पीछे बड़ा कारण है जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में, राज्य में, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार से इन शंकराचार्य महोदय लोगों को जो हमारे ज्योतिषा पीठ है, इन लोगों को बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। अपेक्षाओं पे पानी फिर गया, फिर मजबूरन इनको फील्ड में निकलना पड़ा। अब स्थितियाँ ये चल रही हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता अगर इनका स्वागत भी करना चाहता है तो पार्टी लाइन से उसे दबा दिया जाता है कि अगर आप स्वागत करने निकलोगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। तो अब उसके लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भाई हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए तो हमने शंकराचार्य जी का कार्यक्रम नहीं कराया। भाई हमने देखा कि शंकराचार्य जी निकले हैं, किन मुद्दों पे निकले हैं? गौ माता की रक्षा के लिए। क्या गौ माता की रक्षा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी
तो गौ माता की रक्षा और गौ माता को माता का दर्जा देने के लिए इन्होंने संघर्ष नहीं किया। बिल्कुल किया। तो हम तो वही कर रहे हैं ना जो ये किए। अब ये अपनी बात से पलट गए हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई इनको तो आगे आके इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए। किसने इनको रोका कि आप शंकराचार्य जी का ना स्वागत करिए? लेकिन अगर हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक छोटे फेस में हम दोहराएंगे कि अगर थोड़ा आज के 5-6 मतलब करीबन 26 चल रहा है, 11 साल पहले का मुद्दा देखा जाए तो वही शंकराचार्य जी काशी में थे और भाई उस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके ऊपर फिर लाठियां बरसी उन्हीं की सरकार में। तो लोग ये भी पक्ष रखते हैं कि वो अभी उनके नहीं थे, अब इस बार वो उनके हो गए हैं। देखिए, शंकराचार्य जी एक बार पीसी कर रहे थे जी, उन्होंने ये भी कहा था कि माननीय अखिलेश जी की सरकार में जी उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी जी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बाद में जब माननीय अखिलेश जी को इस बात का पता चला, उन्हें पछतावा हुआ, वो आके माननीय शंकराचार्य जी से माफ़ी भी माननीय अखिलेश जी ने मांगी जी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति माफ़ी मांगने आ जाए तो फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए। हम कह रहे हैं योगी जी को क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, वो भी माफ़ी मांग लें। हाँ, और क्या देखो भाई, वो तो शंकराचार्य है ना, भगवान के अंश है ना। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? माफ़ी मांगने से आप छोटे हो जाओगे? आप किसको अपना ईगो दिखा रहे हैं? ज्योतिषा पीठ को? आप तो अपने आप को संत कहते हैं, आप तो अपने आप को योगी कहते हैं, आप तो महंत हैं। काहे के महंत हैं भाई? कुछ तो अंश रखिए। बिल्कुल, आपके पास सत्ता आ गई, आप मुख्यमंत्री हो गए किसी राज्य के, आप इतना अपने उसमें घमंड में चूर हो गए कि आप संत महंत शंकराचार्य तक को आप कुछ नहीं समझते। आपके लोग तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं जी धर्म के विरुद्ध। आप बताते हैं कि हिंदू धर्म की पार्टी है भाजपा जी, बिल्कुल। वो कहते हैं हिंदुओं के आप ठेकेदार बने हो। आप निर्धारित करोगे कि शंकराचार्य कौन है? नहीं। आप निर्धारित करोगे कि हिंदू कौन है? बिल्कुल नहीं। आप निर्धारित करोगे भगवान राम कौन है? नहीं। आप निर्धारित करोगे बजरंगबली कौन है? आप होते कौन हो निर्धारित करने वाले? ये इस बात सही है। ये हमारे देश की जनता निर्धारित करेगी। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो निर्धारित करेंगे। आप अपना, अगर आप प्योर योगी होते तो आप अपना मठ छोड़ के राज करने जाते? नहीं। और राज करना तो दूर की बात है, आप अगर राज करने गए, आप तो कह रहे थे ना शुरू में मंचों से कि हम तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री का पद लिए हैं। अगर आपने लिया है तो आप, माननीय शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं ना, फिर आप घोषित कर दीजिए गाय को माता। क्या दिक्कत है भाई? आप अपने योगी होने का सबूत दे दीजिए। हम कह रहे हैं आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। इससे बड़ा शायद ही आपके योगी होने का कोई सबूत होगा। नहीं। अगर आज शंकराचार्य जी निकले हैं बाहर हर विधानसभाओं में, गांव गांव गली गली, अरे हम तो कहते हैं हमारा बहराइच धन्य हो गया। पिछले 100 सालों में बहराइच की धरती पर पहली बार किसी शंकराचार्य के कदम पड़े हैं। बिल्कुल, वो भी उनके तो हम तो धन्य हो गए, हमारी जनपद धन्य हो गया, जनपदवासी धन्य हो गए। और इनको शर्म आती है शंकराचार्य जी से? भाई ये मिलने गए? नहीं गए। इनके लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। बिल्कुल। अगर भगवान राम अभी आपके पक्ष में ना रह जाएं तो आप भगवान राम पे भी कमेंट करना शुरू कर दोगे। जाहिर सी बात है, जो शंकराचार्य पे कर सकते हैं। जब आप मंदिर का पैसा चोरी करा रहे हो, कौन लेके जा रहा है ये पैसा? किसके लोग हैं? कौन सी पार्टी के लोग हैं? वही लोग हैं ना जो शुरू से बता रहे थे मंदिर हम बनाएंगे, भगवान राम को हम लाएंगे, मंदिर में हम बैठाएंगे। जिन रामलला ने इतने साल उसमें तिरपाल में तपस्या की, मंदिर बनने के बाद उन रामलीला को गायब कर दिया गया। शंकराचार्य जी का भी तो ये कहना है ना, नई पत्थर लाए आप, नई मूर्ति बनवाएं, उसमें परसेंटेज चल रहा है। मंदिर बना रहे, मजाक कर रहे हैं हिंदू धर्म के साथ। 40% आपका आदमी उसमें कमीशन ले रहा है, मंदिर के निर्माण में कमीशन चल रहा है, खुलेआम चंदे की लूट चल रही है। सोचिए कितना बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा इन लोगों पे। ये ऐसा धब्बा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के ऊपर कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये धब्बा नहीं छूटेगा। और जनता बहुत आक्रोशित है, वो तो दिखाई दे रहा है। ये इसीलिए मुद्दे पे मुद्दा पलट रहे हैं, चीज़ें बदल रहे हैं कि लोग दिमाग से चीज़ों को निकाल दें। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ये धरती है, अवध की धरती है जी। हम सब कुछ भूल जा सकते हैं, राम को नहीं भूल सकते। राम को भूलना फिर खुद को भूलना बस है। ये अवध की धरती है। जैसे आप जब मथुरा वृंदावन की तरफ जाइए तो लोग राधे राधे कहते हैं। ब्रज की धरती, ब्रज की धरती पे
हमारी अवध की धरती है। यहाँ पर गाँव में भी आप नॉर्मल सा अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया जयराम जी की। तो हमारे यहाँ जब हम सो के उठते हैं और फिर जब सोने जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी दिनचर्या में राम जरूर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो उस राम को आप धोखा दे रहे हो, जिनको हमारे धर्म में भगवान शंकर का अंश माना गया, उन शंकराचार्य से उनको आप परमिशन नहीं दे रहे हो कि वो सभा कर लें। आज हम देख रहे थे लाइव, शंकराचार्य जी का 24 को लखनऊ में कार्यक्रम था, उनके सब जमा था पैसा वगैरह सारी चीज़ें। ये परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को हिंदुत्व वाली सरकार करते हो, आपको शर्म नहीं आती? हमारा भारत देश आज बीफ निर्यात में सबसे नंबर 1 पे पहुंचता जा रहा है जी। आप कहते हो कि हम हिंदुत्व की सरकार हैं। अरे साबित कर दो ना ये सब चीजें बंद करके। हाँ और क्या, अगर आप हैं तो भाई, अगर आपने भी तो गौशाला बनवाया ना। जी जी, हम कहें आपने गौशाला बनवाया सिर्फ नाम के लिए, वहाँ पे गायों की स्थितियाँ क्या है कोई देखने जा रहा है? तमाम ऐसे वीडियो आए हैं गौशालाओं के कि जेसीबी से गायों को ढकेला जा रहा है, आप देख नहीं सकते, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। और ये कहते हैं हम योगी हैं। कहने से नहीं होगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप अगर योगी हो, आप योगी नहीं हो, आप भोगी हो। आप भोगने आए हो, आप दूसरा कार्यकाल भोग रहे हो। भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बना के धर्म के नाम पर, बस यही बात है। चलिए एक प्यारा सा सवाल है जी, कि अभी आपकी पार्टी आपको टिकट दे रही है, ठीक है, मतलब संभावित है, लेकिन हम मान लेते हैं टिकट आपको दे रही है, ठीक। और आपके सामने करीबन 2 बार से जो यासर साहब जी को शिकस्त दे रही हैं माननीय अनुपमा जायसवाल जी, वो आपके सामने विधायक हैं, वो आपके सामने चुनौती हैं। तो क्या लगता है कि 2 बार से वो प्रेजेंट में विधायक हैं, हम उनको कैसे शिकस्त दे पाएंगे? कुछ ऐसा प्लानिंग किया? कोई चुनौती नहीं है। हाँ। कोई चुनौती, ऐसा कैसे कह सकते हैं कोई चुनौती नहीं? हम कह रहे हैं ना कोई चुनौती नहीं है। गांव का नौजवान, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, इनके 50% नौजवान हमें वोट देने को तैयार बैठा है अभी से। आप सर्वे कर लीजिए क्षेत्र में, बिल्कुल। हम कोई चुनौती मानते ही नहीं जी। हमारे इनके जीत का आंकड़ा 40,000 प्लस का होगा। कोई चुनौती नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप रिजल्ट देख लीजिएगा। कोई चुनौती नहीं है। तो इतना कैसे विश्वास है आपको कि भाई? हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है जी। हम 2006 से लगातार कार्य कर रहे हैं। हम छात्र राजनीति से होके निकले हैं, हम लोग तपे तपाए हैं। हम ये स्टंटबाजी वाली राजनीति नहीं करते हैं। हम गांव से निकले हैं, तप के निकले हैं, संघर्ष करके निकले हैं। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था अभी कि हमारी 7 पीढ़ियों में किसी ने राजनीति नहीं की है, तो हम लोग राजनीति नहीं जानते हैं। हम अगर किसी को अपना मानते हैं तो दिल से मानते हैं, और जब आप किसी को अपना दिल से मानेंगे तो वो भी आपको अपने दिल से मानेगा। और सिर्फ अगर 3 महीने के लिए जब चुनाव करीब आवे तब अगर आप राजनीति करने आते हैं, वोटर को आप सिर्फ वोट समझते हैं, वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। यहाँ जो भी रिश्ता है बहराइच विधानसभा की सम्मानित जनता से, चाचा का, ताऊ का, माँ का, दादी का, बहन का, भाभी का, भाई का, भतीजे का, और कोई रिश्ता नहीं है। मतलब यहाँ वोटर का कोई रिश्ता नहीं है। वोटर नहीं, सब व्यक्तिगत है, सब व्यक्तिगत है, सब व्यक्तिगत है। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हम किसी बूथ पे चले जावें, हर बूथ पे हमारे 15-20 परिवार हैं। हम उनके यहाँ खाना खा लेंगे बैठ के, हम उनके यहाँ सोने की व्यवस्था हो जाएगी, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब रिश्ते दिल से होते हैं ना, तो वोट बहुत पीछे वाली चीज़ होती है। आदमी आपके लिए जी जान लगा के खून देने को तैयार हो जाएगा। वोट तो बहुत छोटी बात हो गई। अच्छा, एक प्यारा सा सवाल है, लोग मून भैया बुलाते हैं जी, तो जो मून भैया है वो मून नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि मून फिर वो इंग्लिश वाला शब्द हो जाता है कि मून मतलब चंद्रमा हो गया, ऐसा। देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं जी, और आपने देखा होगा छात्र राजनीति में जितने भी छात्र नेता हैं लगभग का एक टाइटल होता है। हाँ, एक उपनाम जरूर होता है कि भैया उपनाम जी। तो जब छात्र राजनीति में हम लोगों ने प्रवेश किया तो जो हमारे समर्थक थे, शुभचिंतक थे, नौजवान साथी, उन्होंने एक उपनाम दे दिया जी। तो ये हमारी टाइटल हो गई। बाकी मेरा पूरा नाम विजय कुमार साहू है, जो ऑन रिकॉर्डेड है। मून उर्फ में हो गया।
लेकिन अब वो मून फेमस हो गया, हम लोग संघर्ष करते रहे जी। नाम फेमस होता रहा। अच्छा, अभी एक जो आपने अभी बात की चंदा चोरी की, जी सवाल ट्रेंडिंग में है, लेकिन उसको हम एक बात थोड़ा अंदर तक जाके वो बात आपसे रखेंगे। कहते हैं कि अखिलेश यादव जी जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद एक भी बार दर्शन करने नहीं गए हैं, अभी तक रामलला के दर्शन भी उन्होंने नहीं किए। ठीक, लेकिन उसके बावजूद वो चंदा चोरी पे सबसे ज़्यादा खुल के बोलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए अब एक बात बताइए जी, अगर अखिलेश जी ना बोले तो कौन बोले? विपक्ष वही है ना। नहीं लेकिन विपक्ष स्थितियाँ ये है जी कि इनके लोग खुलेआम चंदा चोरी कर रहे हैं, जी सबको पता है, पूरी अयोध्या को पता है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जितने हैं सबको पता है, कोई चुप बोलने को तैयार नहीं है डर के मारे। जी। भगवान राम से बड़ी आपकी पार्टी हो गई? नहीं, उन्हीं के नाम पे बनी है। उन्हीं के नाम से आप सत्ता में आए, उन्हीं के पैसे को लूट रहे हो। और एक बात आपको और बताना नहीं चाहता था ऑन कैमरा, जी, लेकिन माननीय अखिलेश जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। नहीं तो फिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? सुनिए, जी, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं, उसमें जब सुधार होगा तो हमारे ज्योतिषापीठ शंकराचार्य भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, माननीय अखिलेश जी भी जाएंगे और सपरिवार जाएंगे। आप देखिएगा, मतलब उस पल का इंतजार। भाई अभी जो चल रहा है ना, इन जो पापियों ने वहाँ पे पाप का फैला रखा है उसको अभी ख़त्म करना पड़ेगा। और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं माननीय अखिलेश जी। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान राम माननीय अखिलेश जी के सपने में आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम ही एक भक्त हमारे ऐसे हो जो हमारी अयोध्या को बचा सकते हो। नहीं तभी तो एक बात और आपको बता दूं, भगवान राम के दर्शन करने वाले 70% जो लोकल के भक्त होते हैं अयोध्या या उसके आसपास के 50 किलोमीटर की दूरी के, वो जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान राम से उसमें से 90% लोग यही मनाते हैं कि हे प्रभु, इन गुजरातियों से, इन लुटेरों से हमारी अयोध्या को बचा लो। मंदिर को ही नहीं, पूरी अयोध्या, मंदिरें थोड़े ना लूटा, पूरी अयोध्या लूट लिया है, बचा क्या है बताइए? अरे ये सरकारी जमीनें बेच रहे हैं, 2 करोड़ की जमीन 26 करोड़ में, 10 मिनट में, 10 मिनट पहले 2 करोड़ की रजिस्ट्री हो रही है, 10 मिनट बाद 26 करोड़ में बेच रहे हैं। तो सिर्फ अयोध्या नहीं लूटा ना, नीलामी कर रहे हैं। अरे नीलामी आप जाके देखिए वहाँ पर क्या स्थिति है। जो चौड़ीकरण के नाम पे हुआ, मंदिरें टूटी, तमाम भगवानों की मंदिरें तोड़ दी गई, रात रात मूर्तियाँ गायब कर दी गई, कोई है सुनने वाला? कोई नहीं। उसमें भगवान नहीं थे क्या? थे। कितनी प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ हमारे यहाँ थी, कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर थे। भाई जिसका 1 बीसवा जमीन पता चल रहा था कि 4 लाख का है, 10 लाख का है, वो 20 करोड़ ले रहा है। हाँ, राम नाम की लूट है, बस लूट सको तो लूट जी। और उसमें इन्होंने, हमें लग रहा कि जितनी बार इन्होंने लूटा उतनी बार अब तक भारत में जितने आक्रांता आए उन्होंने भी नहीं लूटा होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बीजेपी, और हम तो कह रहे हैं उन्होंने क्या 4 गुना ज़्यादा इन्होंने लूटा। अच्छा, अगर टोटल आंकड़े देखा ये जाए बोल सकते हैं कि बीजेपी मोहम्मद गजनवी से ज़्यादा लुटेरा हो गया, बहुत ज़्यादा। इन आगे के इतिहास में लिखा जाएगा कि इनसे अधिक किसी ने नहीं लूटा अयोध्या को, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भगवान राम खुद चाहते हैं कि हमारी अयोध्या से की रक्षा हो जाए इन भाजपाइयों से, इन आरएसएस संघियों से, और उसका प्रमाण, उसका उदाहरण भगवान राम ने लोकसभा चुनाव में दे दिया। जिस अयोध्या मॉडल पर ये बात कर रहे थे, जिस अयोध्या मॉडल पर ये देश, अयोध्या लूटते लूटते देश लूटने चले थे, उसी अयोध्या में भगवान राम ने इन्हें हरा दिया। अब पब्लिक ना समझ पावे, पब्लिक देर से समझे, तो भगवान क्या करे? भगवान का काम है भक्त को इशारा करना, भगवान ने इशारा कर दिया। अब उसके बाद धीरे 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 सारी परतें खुल रही हैं जी। आज फिर भी स्थिति आई है, भाई प्रधानमंत्री जी का बनाया हुआ ट्रस्ट जी, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है क्या कितनी चोरी हुई? पता बिल्कुल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है क्या कितनी चोरी हुई? वो तो अपने आप को योगी कहते हैं जी। आपके सामने लूट मची है,
आपके लोग लूट रहे जी। हैं, जो लूट रहे हैं उनको आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, उनको आप वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे जी। हैं। अरे चोर वीआईपी होते हैं, नहीं, लुटेरे वीआईपी होते हैं, डकैत वीआईपी होते हैं। ये कब से, अगर ये वीआईपी होने लगेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा, सम्मानित व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो वो भी नहीं बचेगा। क्या चल रहा है? लूट तंत्र चल रहा है। इसको हम आप सरकार कहेंगे? बिल्कुल भाई जो जहां से है वहीं से खींच रहा है। चाहे अब भगवान तो इंसान है, जब भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसानों के बारे में हम क्या गिनाएं आपसे? जी। पेट्रोल की स्थितियाँ क्या हैं? उसमें वो एथेनॉल मिला दिया, 20% वो भी लगा दिए। सोचो जी। उसमें एथेनॉल मिला दिया, गैस कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उस पर वो निर्धारित कर दिया कि इतने दिन बाद आप एक सिलेंडर भरवा सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इनसे पूछिए, इनके घरों में वो बुकिंग वाले सिलेंडर से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, उतने दिन नहीं। किसी परिवार में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। हैं? कितनी महंगाई पहुंच गई। 165 में इनके वो जो वाला तेल आता है, पावर वाला पेट्रोल, वो मिलने लगा। चीज़ें आसमान पहुंच रही हैं, आदमी कहाँ चला जाए? बेरोजगारी इस कदर है हमारे बहराइच में। आप बताइए, मैं बताता हूँ किसानों के मुद्दे की बात। सिंभावली शुगर्स सबसे ज्वलंत मुद्दा है। 106 करोड़ रुपए किसानों का मिल प्रशासन दबाए बैठा है। बिल्कुल। जिला पंचायत सदस्य से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक और विधायक से लेके सांसद तक, एमएलसी से लेके मंत्री तक और मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और किसी के कान में चू नहीं रेंग रहा है कि बेचारे गरीब किसानों का उनका बकाया भुगतान दिला दिया जाए। क्या कारण है? नहीं, उस पर तो बता रहे हैं कि एसआईटी गठन कर रहे हैं उसको। अरे एसआईटी तो वहाँ मंदिर में भी गठन हुआ। हाँ। न दूध का पता है न पानी का। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दूध पानी सब एक कर देंगे। एक कर देंगे हैं? हाँ, तो एक कर दिए ना। आज बताइए, किसान हमारे अपने बहराइच बता रहे कि हृदय रोता है सोचने लगो तो। बहराइच विधानसभा का किसान बेचारा इस कंडीशन में पहुंच गया है, वो किसी से अपना दुखड़ा नहीं कह सकता। क्या करे बेचारा? 2-2 साल 3-3 साल की पेमेंटें पड़ी हुई हैं, कोई हाल लेने वाला नहीं है। कोई नहीं। विधायक, सांसद, जितने जनप्रतिनिधि है, कोई उस मुद्दे बात करने वाला नहीं है। क्या कारण है? कहीं ना वो कहीं भगवान है मिल वाले, सिंभावली वाले, कि किसानों का पैसा तो कहीं कुछ नहीं, कहीं ना कहीं सब मैनेज है खेल। ऊपर से वही कह रहे ना, कहीं परसेंटेज पहुंचाया जाता है। ऊपर परसेंटेज पहुंचाया जाता है, नीचे किसान कीड़े मकोड़े की तरह मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सीधे मैनेज कर लेते हैं। ऊपर आम पब्लिक से, गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों से इनका क्या लेना देना? कुछ। कल किस तरह लाठियाँ चली हैं नौजवानों पे? बहुत तगड़ा। यही नौजवान मोदी मोदी के नारे लगा रहा था 2014 में। आवाज इसी नौजवान को आप पीट रहे हो। आपके देश का नागरिक है, आपका बच्चा है वो, आप गार्जियन हो ना। बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के गार्जियन हो ना। बिल्कुल। सारे बच्चे आपके हुए, आप अपने बच्चों के ऊपर लाठी चलवा दोगे? नहीं। गोले चलवा दोगे? उन्हें पिटवाओगे? आप अपनी बेटियों को पिटवाओगे? उनके कपड़े फड़वाओगे? नहीं। क्या दृश्य था वो तो पूरे देश ने देखा। क्या नंगा नाच हुआ। कौन से मुंह से ये कहते हैं कि हम इतने करोड़ देशवासियों का भारत लेके चल रहे हैं? आप तो अपनी एक गैंग बनाए हो, उस गैंग से जो बोलेगा उसको आप सही करा दोगे, उसको डरा दोगे, धमका दोगे। यही स्थितियाँ चल रही हैं। अच्छा, एक सवाल है कि चाय पीते हैं कॉफ़ी? गांव के लोग हैं, चाय पीते हैं। अच्छा, बचपन से। तो फिर चाय मंगवाते हैं? जी, बाद में, बिल्कुल। पॉडकास्ट के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक कप चाय पिए, बिल्कुल, फिर जाएंगे। जी। अच्छा, अखिलेश जी से आप कब से जुड़े हुए हैं? जुड़े तो 2007 से हैं जी। माननीय नेताजी से। जी जी। अखिलेश जी से जुड़े हैं 2012 से। अच्छा, ऐसी कौन सी बात अखिलेश जी के अंदर आपको लगती है, जो बात आपको, अगर मान लीजिए कहीं आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो बात अगर याद आ जाए कि नहीं ये बात ऐसी उन्होंने गई थी, तो उससे आपको मोटिवेशन मिल जाता है? इसके लिए आपको एक बार अखिलेश जी से मिलना होगा। अरे, ये हमारा सौभाग्य जो एक बार मिल गया उनसे, जी जी, जो एक बार मिल लिया, उनका दीवाना हो गया। तो कब मिलाएंगे हमको? वो एक, जब आप कहें, वो एक ऐसे उसके लिए भी टाइम निकालेंगे? अरे कुछ नहीं, हमने तो, हमारी शादी का समय था, शादी खत्म हुई थी,
हम एक चिट्ठी ले जाके दे दिए मान्य जी को, बहराइच कार्यक्रम की तरफ कि इधर जा रहे हैं हमारे यहाँ। मान्य जी हमारे गांव के घर पे आ गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। लगभग 200 लोग मिले, 200-250 लोग व्यक्तिगत रूप से मिले। तो नेताजी के पुत्र है, वो किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। आज दूसरा विपक्ष चल रहा है, भले किसी हथकंडे से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, लेकिन नौजवानों के दिलों पर आज भी अखिलेश यादव राज कर रहे हैं। लेकिन आरोप ये लगता है कि परिवारवाद की राजनीति चल रही है। परिवारवाद काहे का परिवारवाद? नहीं भाई, पिता वो सीएम था, फिर पुत्र वो भी सीएम। किसके परिवारवाद नहीं है? आप अपने बहराइच में देखिए, जितने विधायक हैं सब अपने लड़कों को सेट करने में लगे हैं। हाँ वो तो लगे, सांसद सेट ही कर चुके हैं। ये परिवारवाद नहीं है? फिर राजनीति और संघर्ष ये मिलती नहीं है, इसे हासिल करना पड़ता है। परिवारवाद हम तब मानते जब माननीय नेताजी ने अखिलेश जी को राज्यसभा भेजा होता कि हम मुख्यमंत्री हैं, हमारा बेटा है, हम इसको राज्यसभा भेज देते हैं। वो तो संघर्ष करके आए हैं ना, लड़ के आए हैं ना, जनता ने उनको चुना है, इलेक्टेड पर्सन है, चुनाव जीत के आए। फिर परिवारवाद कहाँ? नहीं तो इसको सॉफ्ट लॉन्चिंग भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई आपको लग रहा है कि कोई परिवारवाद का है, आप उसको नकार दीजिए। हमारे बहराइच में भी बहुत से विधायकों को लगता है कि अपना परिवारवाद बढ़ा लेंगे, बढ़ा के दिखा दे। नहीं बढ़ा पाए, जनता एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना। लेकिन जनता को ये दिख रहा है ना कि भाई अखिलेश जी वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी वाइफ डिम्पल यादव जी वो भी सांसद हैं, और उन जो धर्मेंद्र यादव जी उनके भाई वो भी सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार। अरे ये कहिए कि इतना बड़ा ये परिवार है कि ईश्वर की ऐसी कृपा है कि इस परिवार में सारे नेता हैं। और नेता कौन होता है आप जानते हैं? आप आईएएस का कंपटीशन करिए तो आईएएस का फिक्स है कि 1% रिजल्ट आएगा। हाँ, इतना कर लेंगे तो इतना हो जाएगा, फिक्स है जी। राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं मेरे भाई। वो तो है। जब एक जनपद से 20,000 नौजवान राजनीति में उतरता है, कुछ बूथ स्तर तक, कुछ सेक्टर स्तर तक, कुछ न्याय पंचायत, कुछ ब्लॉक स्तर, कुछ जिले स्तर, कुछ प्रदेश तक जी, तो उसमें कहीं 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो सदन के मेंबर बन पाते हैं। और उसमें 4-5 में एक भी हमें लग रहा है ऐसे नहीं होते होंगे, शायद कहीं ऐसे होते हो एक आध जो उच्च स्तर की राजनीति में जाते हैं, वरना तमाम लोग विधायक बन के फिर ख़त्म काम। तो अगर आप आईएएस और पॉलिटिशियन की तुलना करें तो मेरा अपना मानना है कि भारत देश का सबसे कठिन कार्य अगर कुछ है तो राजनीति है। क्योंकि आपको किसी के मन में, किसी के हृदय में अपने लिए एक समुचित स्थान बनाना सबसे बहुत बड़ी बात है। और बनाना ही नहीं, उसको बना के रखना कंटिन्यू। भाई भाई के मन में नहीं बना पाता है, वो तो बाप बेटे के दिल में नहीं बना पाता है, पति पत्नी के दिल में नहीं बना पाते। देखो तमाम डिवोर्स के केस हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। लेकिन नेता को अपने क्षेत्र के लोगों के दिल में बना के रखना पड़ता है, उसको सजो के रखना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। इसलिए राजनीति सबसे कठिन काम है, हम लोग वो करने निकले हैं। ठीक है, जो होगा, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेके करेंगे कैसे करेंगे? हाँ, वो तो है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको हमसे अपेक्षाएं हैं, जी। उनके हक अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़नी है, तो अपने को तो स्वस्थ रखना पड़ेगा ना। हंसते खेलते लड़ेंगे, लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। बस। अच्छा, एक सवाल है जी, लोग जहाँ तक आंकड़ा लगाते हैं कि भाई आपकी पार्टी 2 बार एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार चुकी है मैदान में, और एक बेस अगर देखा जाए तो करीबन बहराइच विधानसभा में 40% मुस्लिम हैं। तो आपकी पार्टी कैसे भाई एक मुस्लिम प्रत्याशी को छोड़ के आपको कैसे टिकट देगी? क्योंकि भाई 40% मुस्लिम है, वो चाहेगी कि अगर हम मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं सारे मुस्लिम जो मतदाता हैं वो उसकी तरफ आ जाएंगे। देखिए जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि समीकरण काफी पलट चुके हैं। माइनॉरिटी हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, अदर बैकवर्ड को हम जोड़ेंगे, व्यापारियों को हम जोड़ेंगे जो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, एससी वर्ग में जो निचला तबका उनको हम जोड़ेंगे, जो गरीब किसान हैं, सब्जी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय की दुकान लगाने वाले, खोंचा लगाने वाले, चश्मा बेचने वाले, चौराहों पे बैग बेचने वाले, फल बेचने वाले,
उनको जोड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। ये तो उन्हीं की सरकार है ना, समाजवादी पार्टी। जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो आप पता करिए समाजवादी पार्टी का वोटर कौन था। गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, ये समाजवादी पार्टी का मूल वोटर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गफलत करके हमारे वोटरों को थोड़ा बहुत बहका लिया है। उनको हमें वापस लाएंगे। हम नौजवान लोग मिलकर संघर्ष करके उनको पुनः अपनी पार्टी में वापसी कराएंगे और देखिएगा 27 में सरकार बनाएंगे। इंतजार है वैसे उस दिन का कि भाई जब पूर्ण बहुमत की बनाएंगे, शपथ लेंगे। और बाकी अब नौजवान सब पढ़ा लिखा है, आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। ये जो मंदिर की चोरी हुई है, हर आदमी बैठा हुआ है गुस्साया हुआ। ये क्षेत्र में निकले भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कुर्ते फाड़ देगी जनता। ये प्रचार नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, ज्यादा समय थोड़े ना है। नहीं अब सामने देखिएगा, न्यूज़ें तमाम आएंगी। बिल्कुल। और खदेड़े जाएंगे ये गाँवों से, इनसे हिसाब मांगा जाएगा। ये अभी तक कांग्रेस से हिसाब मांग रहे थे ना, 20-70 साल का हिसाब दो। अब इनसे पूछा जाएगा, आप हिसाब दो, आपने क्या किया। भट्ठे लगवाने, पेट्रोल पंप बनाने, अपने परिवार को मजबूत करने, प्रॉपर्टियां खरीदने हैं, उसके अलावा क्या किया? जनता के लिए कुछ किया? मंदिर का जो भगवान राम का था उसका भी पैसा खा गए। सही कर। जनता त्राही कर रही है, विधायक सब लूटने में व्यस्त हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। थाने से लेके और कचहरी तक सब जगह से इनको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से देगा भाई? अधिकारी कर्मचारी कहाँ से देगा? पब्लिक से ही तो लूटेगा। पब्लिक जनता लूट रही है जी। और वहाँ थानों में वसूली चल रही है। यही चल रहा है, नीचे से ऊपर तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आपकी विधानसभा की जनता जी, आप टिकट पाते हैं, विधायक बनते हैं, तो एक करीबन 30-35 दिन में या कह लीजिए 100 दिन का आपने विजन तैयार किया कि नहीं, हम होने के बाद उस 100 दिन के अंतराल में शायद इतना काम करेंगे कि शायद पिछली सरकारों में या पिछले विधायक या जनप्रतिनिधि वो काम नहीं कर पाए। हमने 100 दिन का विजन किया। 100 दिन में तो बहुत कुछ कर देंगे। हम नौजवान हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, एक एक मुद्दे के बारे में पता है। लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा जो हमारे दिल में है, जो जल रहा है, वो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान है। मतलब 106 करोड़ रुपए आर या पार 1 महीने के अंदर समस्त किसानों के खाते में जाएगा। या तो आएगा फिर जाएगा। लड़ाई आर पार की होगी, चाहे पूरा पेमेंट होगा समस्त किसानों के खातों में। उन गरीबों बेचारों की आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है। कोई नहीं। उनके लिए सरकार, दुनिया के लिए सरकार है, उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। वो बेचारे आंख ऊपर आंख करके आसमान के तारे गिन के सो जाते हैं। कोई है उनके दुख दर्द को पूछने वाला? हमारा पहला प्राथमिकता यही है। अच्छा, आपके दृष्टि से कि अभी योगी जी सीएम है, तो योगी जी की कोई एक खास बात कोई ऐसी आपकी लगती हो जो नहीं कि ये काम वो बेटर कर रहे हैं, ऐसा कुछ है योगी जी में? बेटर वाली कोई बातें नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है बचपना है, हम तो कहेंगे। हाँ, जिद्दी, ईगो, हाँ, कि ये जो संतों के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो हम कहते वो योगी नहीं है। भाई जिद तो बच्चे करते हैं। आप तो गार्जियन बने बैठे हो प्रदेश के जी। आप जिद करोगे, प्रदेश कहाँ जाएगा? नौजवान कहाँ जाएगा? किसान कहाँ जाएगा? जी, सही कह रहे हैं। बेरोजगार बेचारा क्या करेगा? आप देख लीजिए, बहराइच के शहर में घूम के तमाम पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान, तमाम MBA किए नौजवान, MTech वाले नौजवान आपको ई-रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे। ये हम चेक कर चुके हैं, क्योंकि हम अयोध्या गए थे। तो अयोध्या में जब हम इसके आगे हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रदेश है? आज गाँव में आप चले जाइए, गाँव में सन्नाटा फैला है, लोग नहीं हैं। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है। मैं एक मिनिमम आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, मैक्सिमम तो करेंगे ज्यादा हो जाएगा। मिनिमम आंकड़ा, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पर 100 से अधिक नौजवान दिल्ली, मुंबई, लुधियाना में कमाने नहीं चला गया है। सब गाँव में अगर आग लग जाए किसी के घर में तो कोई बुझाने वाला नहीं है। आप दरवाजे जाके चेक कर लीजिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं
वो घर में मिलेंगे या औरतें मिलेंगी या छोटे बच्चे मिलेंगे। तो अगर हमारे यहाँ की स्थिति इतनी अच्छी होती प्रदेश की, हमारे यहाँ रोजगार होता, तो कोई अपने बीवी बच्चों को छोड़कर लुधियाना जाना चाहेगा? नहीं जा, पंजाब जाना चाहेगा घर परिवार छोड़ के? बिल्कुल। बाहर के लोग, मुंबई के लोग हम लोगों को हीन भावना से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, कहते हैं सब लेबर हैं। लेबर है। अरे वहां आप छोड़िए, आप लखनऊ चले जाइए, 95% जूस बेचने वाला बहराइच का है। आप चिन्हट पे जाके खड़े हो जाइए सुबह जी, जितना लेबर आपका है उसका 30% लेबर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहराइच का है। इतनी भारी संख्या। अगर बता दो कि भैया हम बहराइच से करें, भैया आपके यहाँ से लेबर बहुत आते हैं, काम नहीं है ना यहाँ, तभी तो वहां जा रहे हैं। तभी जा रहे हैं, बिल्कुल। सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं। आप रात में कभी निकलिए पॉलिटेक्निक से वापस आइए बीबीडी तरफ, रात में जो रोड का वो जो होता नहीं है सड़कों के किनारे, फुटपाथ पे ऐसे लेटे रहते हैं लोग, वहीं कहीं खाए पिए वहीं लेटे रहते हैं। ट्रक या कोई गाड़ी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए, सारे खत्म। इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार को क्या ऐसे व्यवस्थाएं नहीं करानी चाहिए? हमारे आपके घर परिवार का कोई आदमी अभी जाके रात में सड़क पे लेटे तो हमें आपको अपने उसकी तकलीफ का अंदाजा होगा। आप प्रदेश के मुखिया हो, आपके अधिकारी नहीं देखते क्या? आपकी पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस नहीं देखती क्या? आप उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्थाएं करा रहे हैं? हमने कहा ना, हमारे यहाँ चिलवरिया शुगर फैक्ट्री में जो सिंभावली की है जी ब्रांच, उसमें कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 से अधिक वर्कर काम करते थे। फैक्ट्री बंद हो गई, वो 10,000 बेरोजगार हो गए जी। अब वो बेचारे क्या करें? लुधियाना पंजाब न जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प है? कोई ऑप्शन नहीं। क्या करें भाई? एमए पास किया हुआ लड़का आपके यहाँ बोरी उठाएगा? नहीं। ईटा उठाएगा? शर्म लगेगी भाई कि हम एमए के। तो वो कहेगा अगर हमें बोरी ही उठाना है तो चलो लुधियाना में उठाया जाए। और क्या, कहीं कोई देखेगा तो नहीं, समाज देखेगा तो नहीं ना अगल बगल वाले। बिल्कुल, ये स्थितियां हैं, ये सच्चाई है प्रदेश की और जनपद की और जमीनी स्तर पर। बाकी तो वो क्या बोलते हैं, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। हाँ। बस वही चल रहा है। बाबा जी की सरकार चल रही, सब ऐसे रामराज चल रहा है। सब लोग तंत्र में व्यस्त हैं, विधायक से लेके नीचे से ऊपर तक ऐसे चल रहा है। जनता जवाब देगी 27 में बस। अच्छा, एक बात है कि अभी आप ऑन कैमरा हैं जी, तो कोई ऐसा संदेश जो जनता सबसे पहले उस चीज को ध्यान दे आपका, वो एक आखिरी संदेश आप जरूर देना चाहेंगे? हम बहराइच सदर विधानसभा की सम्मानित जनता से, समस्त नौजवान साथियों से, समस्त बड़े बुजुर्गों से और माताओं बहनों से इतना ही कहना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया तकलीफ, बहुत हो गया अत्याचार। आइए मिलकर संघर्ष करके एक नई सरकार बनाते हैं, माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाते हैं, जो सरकार हमारी, आपकी, नौजवानों की, बेरोजगारों की, किसानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, आगे बढ़ाएगी। आपका बेटा विजय साहू मून सदैव आपके लिए तत्पर है 24 घंटे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।